देखो टैक्स क्या है, एक आम लैंग्वेज में बता रहा हूँ. व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. चाहे आप सिटीजन हैं चाहे नॉन सिटीजन हैं, आपको गवर्नमेंट ऑफ किसी भी देश की गवर्नमेंट को, अगर यहाँ पे मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो आपको एक कंपल्सरी पेमेंट देनी पड़ती है उसे, है ना, आउट ऑफ योर इनकम, योर प्रॉफिट, दैट इज टैक्स. क्यों देना पड़ता है टैक्स? बेटा सरकार काम कैसे करेगी? सरकार के सोर्सेज जो हैं रिसिप्ट्स के वो बहुत कम हैं. तो बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप वहाँ पे रह रहे हो, आप वहाँ से कमा रहे हो, आप उसकी फैसिलिटी सोशल वेलफेयर को यूज़ कर रहे हो, है ना, तो फिर डेफिनेटली आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे अपने इनकम से, प्रॉफिट से कुछ देना, पैसा देना, ताकि आपकी ही वेलफेयर के लिए वो काम कर सके आगे आने के. दैट इज वी कैन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी लागू होता है, टैक्स में भी, है ना. आज जो डेवलपमेंट आपको मिल रही है वो टैक्स से मिल रही है, वो किसी ने दिए थे. आज आप बच्चे हैं, कल को बड़े होंगे, तो आपका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो टैक्स दें आप, वो कंपल्सरी पेमेंट दें आप, ताकि आपके बच्चे जो आने वाले फ्यूचर में हैं उनके लिए भी वो जो डेवलपमेंट है वो सस्टेन रहे, तभी आगे देश बढ़ेगा और सक्सेस मिलेगी, डेवलपमेंट होगी. दैट इज कॉल्ड दैट कंपल्सरी पेमेंट आउट ऑफ योर इनकम और प्रॉफिट टू द गवर्नमेंट. लेकिन क्या सबको देना पड़ेगा टैक्स? नहीं. गवर्नमेंट ने एक स्लैब डिसाइड की हुई है कि अगर आप इस ईयरली इनकम से कम आपकी वैल्यू है, आपकी इनकम है, तो देयर इज नो नीड टू पे द टैक्स, है ना, क्योंकि वैसे ही महंगाई इतनी ज़्यादा है तो आप टैक्स मत दीजिए. लेकिन अगर आपकी वो स्लैब से ऊपर चली जाती है इस फिक्स्ड इनकम से, तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा. तो 2-3 स्लैब्स हैं. जितनी ज़्यादा आपका इनकम होगी उतना ही टैक्स आपको लगना शुरू हो जाएगा, और जितनी कम होगी उतना कम टैक्स लगेगा. इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम. आप जितने अमीर आपको उतना टैक्स, आप जितने गरीब आपको उतना कम टैक्स. तो वी कैन से दैट इक्वलाइज करने के लिए चीज़ों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कंसेप्ट लेकर आया है. बहुत सारे एक दूसरा कंसेप्ट होता है रेग्रेसिव टैक्स. आप अमीर तो टैक्स कम, आप गरीब तो टैक्स ज्यादा. आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? ऐसा इस करके क्योंकि ये कह सकते हैं कि आपको इंकरेजमेंट की जाती है कि आप ज़्यादा कमाइए, ज़्यादा मेहनत कीजिए, तो आपको टैक्स कम लगेगा. देखो प्रैक्टिकली बहुत पॉसिबल सा नहीं लगता. तो प्रैक्टिकली पॉसिबल जो मोस्टली वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसीज़ का ही यूज़ किया जाता है, जैसे इंडिया में हमारे पास. ठीक है. अब टैक्स जो है वो बेसिकली 2 तरह के होते हैं, सब कैटेगरीज 2 हैं. पहला डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स. अब डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स ये है कि जिसने कमाया वो ही भरे, जिसने प्रॉफिट लिया, जिसने इनकम लिया वो ही भरे. मतलब टैक्स लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑन वन पर्सन या थ्रू वन पर्सन. जिसको टैक्स लगेगा वही भरेगा, दैट इज डायरेक्ट टैक्स. अब इनडायरेक्ट टैक्स में सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि जिसको टैक्स लगेगा वो नहीं भरेगा, भर कोई और रहा है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स. जैसे ये कागज बनाने के लिए मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और मुझे वो टैक्स लग गया, एक्साइज टैक्स लग गया, मैन्युफैक्चरिंग जीएसटी लग गया, तो मैंने वो टैक्स सरकार को दे दिया. लेकिन क्या वो टैक्स मैं दूंगा? नहीं. मैंने क्या किया, उसकी कॉस्ट में वो टैक्स ऐड कर दिया, और अल्टीमेटली वो जो टैक्स का वैल्यू है, पैसा है, वो कौन देगा? वो कस्टमर देगा. दिस इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट टैक्स. और इनडायरेक्ट टैक्स तो हम जगह जगह भरते आए हैं, आज भी कल भी. कुछ भी प्रोडक्ट लेते हो तो इनडायरेक्ट टैक्स पड़ता ही पड़ता है. हाँ, डायरेक्ट टैक्स से आप बच जाते हो क्योंकि अभी स्टूडेंट हो, आपका उस स्लैब पहुंचे नहीं है, लेकिन वो भी जल्दी ही उस कैटेगरी में आ जाओगे तो इनकम टैक्स भी, डायरेक्ट टैक्स भी दोगे और इनडायरेक्ट तो देते ही रहे हैं. क्लियर हो गया सारा ये? ठीक है. अब इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स. वेल्थ टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स. हाउस प्रॉपर्टी टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स. अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जीएसटी. जितनी भी इनडायरेक्ट टैक्स थे ना पहले ना, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे इंडिया में, हर मोड पे कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं आता था. तो कैलकुलेशन और कास्टगार्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता था. कास्टगार्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स,
कि एक बार दे दिए फिर से टैक्स पे टैक्स, तो वो बढ़ता बढ़ता चीजें महंगी हो जाती थी। इस करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, वन नेशन वन टैक्स, दैट इज जीएसटी। टैक्स एक ही टैक्स बना दिया, उसकी 3-4 स्लैब्स रख दी, कहते भाई सारा दिमाग ही खत्म हुआ, अच्छा हुआ, जो कन्फ्यूजन थी खत्म हुई, या तो इसमें हो गई या इसमें हो गई या इसमें हो गई। पहले तो मैन्युफैक्चरर्स को पता लगता था मैं किस में हूँ, कौन सा क्या करेंगे, किस कैटेगरी में आएंगे। अभी भी थोड़ा सा कम्बरसम सा प्रोसेस है, बट धीरे धीरे क्या होगा वो स्मूथ हो जाएगा, और हो गया। जीएसटी कलेक्शन लगातार देश की बढ़ रही है, राइट। तो इनकम टैक्स और जीएसटी ये 2 मेन टैक्स हैं जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर हो गया। टैक्स, इनकम टैक्स कलेक्शंस लगातार बढ़ रही हैं भारत में, है ना। अब किसी ने बोला कि इनकम टैक्स लगातार बढ़ रही है भारत में, ये इंडिकेशन है कि लोग कमाई ज़्यादा कर रहे हैं। मानते हो? स्लैब में, अगर आप स्लैब में आ गए, मतलब ज़्यादा लोग उस स्लैब में आ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि ज़्यादा लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि फियर फैक्टर भी तो हो सकता है कि जो लोग पहले इनकम टैक्स छुपा रहे थे वो स्लैब में ऑलरेडी थे, कई सालों से थे, लेकिन वो दिखा कुछ रहे थे और हो कुछ रहा था। इस करके वो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स का शिकंजा उन पे कसा जा रहा है, एक फियर फैक्टर के करके वो अब टैक्स देना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो ये भी कारण हो सकता है, दोनों कारण हो सकते हैं, दोनों कारण हो सकते हैं, पहला भी और दूसरा भी हो सकता है। अब एक टर्म आती है डिविडेंड, सुना होगा डिविडेंड, मुझे इतना डिविडेंड मिला, इतना डिविडेंड मिला। अब वो डिविडेंड क्या है? कोई कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है ना, कंपनी बंदा खोलता क्यों है? प्रॉफिट के लिए ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो एक कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, उस प्रॉफिट में उस कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स भी तो होंगे। अब शेयर होल्डर को क्या करती है, प्रॉफिट में से ना कुछ थोड़ा थोड़ा उनको भी बांट दिया जाता है। वो जो बांट दिया जाता है ना, उसे कहते हैं, प्रॉफिट को जो बांट दिया जाता है उसे कहते हैं डिविडेंड। और ये कंपनी के ऊपर कंपल्सरी पेमेंट नहीं है, कंपनी चाहे तो दे, ना चाहे तो ना दे। अब देखो, मान लो मेरी कंपनी को 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ एक क्वार्टर में, ठीक है, 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ मेरी कंपनी को। मैंने कहा यार चलो, मेरे 100 शेयर होल्डर है, मान लीजिए मेरे 100 शेयर होल्डर हैं, ठीक है। मैंने कहा यार ऐसे करो यार, इनको 200 करोड़ हमने कमाया है ना, इनको 1 करोड़ रुपए बांट दो इनमें, लाख लाख रुपए सबको आ गया। तो उससे क्या होता है, एक ना साख जो कंपनी की है ना वो थोड़ा बेटर होती है कि यार कई लोग इस लालच में शेयर में परचेज करते थे कि डिविडेंड अच्छा मिलता है, चलो थोड़े थोड़े 3-3 महीने बाद डिविडेंड आता जाएगा, मेरा थोड़ा खर्चा पानी चलता जाएगा, मेरा मन लगा रहेगा, है ना। तो बेसिकली मैं जब कंपनी लेता हूँ या जो लेनी चाहिए, वो ऐसा नहीं लेना चाहिए कि वो डिविडेंड पेइंग हो। मैं नहीं मानता उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, अभी कंपनी के ऊपर है डिविडेंड दे या ना दे। अब सर जो नहीं देती डिविडेंड वो खराब कंपनी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब 200 करोड़ का मेरा प्रॉफिट था, मैंने 1 करोड़ बांट दिया। मैं अब वही कंपनी, मैं अगली बार अगर 200 का करोड़ का मेरे को प्रॉफिट हुआ तो मैं कहता हूँ यार 1 करोड़ ना मत देना इस बार डिविडेंड, मेरे जो प्रॉफिट है उसको इनमें मत बांटना शेयर होल्डर में। वो कहते क्यों सर, लास्ट टाइम तो आपने 1 करोड़ बांट दिया था। कहते इस बार ही नहीं करते, 1 करोड़ जो है ना, इससे मैन्युफैक्चरिंग की जो अपनी कैपेसिटी है वो बढ़ा देते हैं, नई मशीन लेकर आते हैं। तो शेयर होल्डर भी तो खुशी होगा उसमें कि 1 करोड़ जो उन्हें मिलना था उससे क्या होगा, एक नई मशीन आएगी, उससे प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, कल को जो 200 करोड़ का प्रॉफिट है वो 300 करोड़ का हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो आपका शेयर है वो जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा, शेयर का उसकी कैपिटल वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो दैट इज द थिंग। तो डिविडेंड जरूरी नहीं है हर केस में, दैट इज अ डिविडेंड। क्लियर हो गया डिविडेंड क्या होता है? Basically, dividend is a reward of holding the shares of some company. It is a reward it is a reward of your loyalty towards the company and all that. You are my shareholder, ये ले ऐश कर जाके। तो this is the thing. तो dividend के केस में जिनके पास ज़्यादा क्वांटिटी होती है ना शेयर्स की, है ना, लैक्स में, वैसे भी शेयर होल्डर हैं मेरे पास, मेरे लिंक्स में, जिनकी क्वांटिटी 2-2, 3-3 लाख शेयर्स। मैं 3 लाख की इन्वेस्टमेंट नहीं कह रहा, 3 लाख शेयर, 2 लाख शेयर। अगर कंपनी ने 1 रुपये का भी डिविडेंड दिया एक शेयर को, तो आप इमेजिन कर लो 3 लाख रुपए अकाउंट में आता है।
मैं मिनिमम कह रहा हूँ 1 है ना। अच्छी कंपनी 14 रुपये, 15 रुपये, 28 रुपये, 50 रुपये डिविडेंड देती है। तो जिसके पास 3 लाख शेयर हो और 50 रुपये का डिविडेंड मिले, हाँ, 3 महीने बाद, तो आप समझ रहे हैं ना, इमेजिन। तो दिस इज ऑल अबाउट द पावर ऑफ होल्डिंग द शेयर्स, होल्डिंग द शेयर्स ऑफ ए गुड कंपनी, नॉट अ बैड वन। वो तो डेप्रिशिएट करी जाएगी। तो हाउ टू एनालिसिस द गुड, हाउ टू चूज द गुड कंपनी? लर्न द बैलेंस शीट, study the balance sheet, study the business, study the demand of business in the future, study your environment, your weather, your climate, your geopolitics, your bonded disputes, your neighborhoods, everything. After that वो कंपनी डिसाइड होती है। ऐ नहीं किसी ने कह दिया तो उठा लिया।